हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के इस प्रीलिम संग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रीलिम संग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए मैं कौन कौन से आज क्वेश्चंस लेकर आई हूँ इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम के बारे में हमने लास्ट सैटरडे को जो हमने डीएनए लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था। तो सैटरडे और आज मंडे दोनों के जो न्यूज़ है, सैटरडे संडे और मंडे तीनों दिनों की न्यूज़ यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक साथ इस क्विज में। ओके, तो आपके पास पहला स्टेटमेंट है, द पोर्टल एम्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन रिच फ्लोरल एंड फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया थ्रू ऑनलाइन एक्सेस। इट वॉज डेवलप्ड बाय बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। वीडियो को पॉज जरूर करना और अपना आंसर जरूर देना। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है बी, टू ओनली। क्यों इसका आंसर टू ओनली है? पहला स्टेटमेंट जो है पार्शली करेक्ट है, पार्शली गलत है। ये फ्लोरल डाइवर्सिटी के बारे में ही बताता है, फॉनल डाइवर्सिटी के बारे में नहीं बताता है। इट कंप्लीटली कंसिस्ट ऑफ ओनली प्लांट स्पीशीज। प्लांट स्पीशीज के बारे में बताता है, प्लांट्स की डाइवर्सिटी के बारे में बताता है, एनिमल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तो इसीलिए फॉनल अगर नहीं लिखा होता तो यह स्टेटमेंट सही होता। और सेकंड स्टेटमेंट सही है कि ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है विच इज अबाउट कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स के बारे में हमने आज ही के डीएनए में डिस्कस किया है। पहला स्टेटमेंट है, सॉफ्ट corals extract calcium carbonate from sea water to build corals, whereas hard corals attach themselves with existing exoskeletons. Second statement says hard corals are the engineers of reef ecosystem and the coral cover is measured by determining the increase in hard corals. Third statement says corals prepare their own food with the help of reactive oxygen produced by zooxanthellae. ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट आप सभी के सामने हैं। यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ मुझे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है टू ओनली। टू ओनली क्यों? पहला स्टेटमेंट गलत है। जो सारा स्टेटमेंट लिखा है ये है हार्ड कोरल्स के बारे में। हार्ड कोरल्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट को सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करके उससे स्केलेटन बनाते हैं, और सॉफ्ट कोरल्स जो हैं वो अपने जो स्केलेटन है उसको जो एग्जिस्टिंग एक्सोस्केलेटन है उनसे अटैच करते हैं। तो उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि हार्ड कोरल्स जो हैं वही मेन इंजीनियर्स होते हैं रीफ के, और उन्हीं के थ्रू हम टोटल कोरल कवर की बात करते हैं, कोरल कवर को मेजर करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कोरल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए वो जूक्सेंथेले एल्गी पे डिपेंड करते हैं। जूक्सेंथेले जो है ये एल्गी है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, फूड प्रिपेयर करता है और वो फूड कोरल्स को देता है। इसके बदले कोरल्स इनको, इन एल्गीज को एक स्केलेटन देते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं रहने के लिए, एक सर्वाइव करने के लिए एक स्केलेटन देते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा ओनली वन, जो ओनली टू। ओके, ए ऑप्शन इसका सही है। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने अबाउट द इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय एमपीज। First statement say that MPs cannot be arrested in a civil case 40 days before the commencement of the session and 40 days thereafter. दूसरा स्टेटमेंट बोलता है that the privilege is already incorporated in section 135A of Civil Procedure Code of 1908. Third statement says that MPs do not have the immunity from being arrested in criminal cases when the house is in the session or otherwise. तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है, बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और मुझे जरूर बताना कि आपका आंसर क्या है। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3 है। ठीक है, इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3। एमपीज जो हैं वो सिविल केस के अंतर्गत अरेस्ट नहीं किए जा सकते हाउस के कमेंसमेंट के 40 डेज पहले और 40 डेज बाद में। सिविल केसेस में अरेस्ट किए जा सकते हैं, उसमें कोई इम्यूनिटी नहीं है। और इस पूरा जो सिविल केसेस वाला प्रोविजन है इसके बारे में यहाँ पे सेक्शन 135A ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में भी लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है सीजीआई के बारे में और कॉलेजियम के बारे में। तो CGI and the judges of Supreme Court are appointed by the President under Article 124 of Indian Constitution. Second statement says the Collegium of CGI and two senior-most judges of Supreme Court makes the recommendation for appointment to Apex Court and High Court.
Third statement says the collegium can veto the government if the names are sent back by the letter for reconsideration. तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन, अपना आंसर जरूर देना। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है 1 and 3 ओनली। क्यों? पहला स्टेटमेंट तो सही है, देखो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं और जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और अंडर आर्टिकल 124 ही अपॉइंट करते हैं, सही स्टेटमेंट है, कुछ भी गलत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है, सीजीआई के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो मिलकर कॉलेजियम बनाते हैं और ये कॉलेजियम डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आएंगे वो कौन से जजेस होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कॉलेजियम है वो है सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का। जो हमारा ओके सो स्क्रीन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई, लैग होने लगी। तो देखो जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे उसमें आपको जरूरत पड़ती है सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस की। ओके, तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगर मान लो गवर्नमेंट के पास सीजीआई ने कुछ नाम भेजे कि भैया इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट अगर फिर से ये वापस लौटा देती है, बोलती है रिकंसिडर करो, उसके बाद फिर से अगर यही नाम जाते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, इस कॉलेजियम की चलेगी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। Second statement says the electoral college of vice president consists of elected and nominated members from Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assembly. Third statement says vice president can be removed from his office by a resolution raised only in Rajya Sabha and passed by an effective majority by Lok Sabha. तो इसमें सही स्टेटमेंट कौन कौन सा है मुझे जरा बताओ। मैं आपको इसका सही स्टेटमेंट बता देती हूँ, सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट सही है, वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है हमारे इंडिया की। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो कहीं से कहीं तक इसमें शामिल ही नहीं होती इस इलेक्टोरल कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट के। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, इसमें रिजोल्यूशन जो है राज्यसभा लाता है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का और ये रिजोल्यूशन इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। उसके बाद ये रिजोल्यूशन लोकसभा जाता है, लोकसभा में बस एक सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से ही लोकसभा में से अप्रूवल की जरूरत है और कुछ नहीं। ओके, तो इसलिए ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप लोग मुझसे कनेक्ट जरूर करना इन सभी मीडियम्स के थ्रू। टेलीग्राम पे हमारा ये चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना फॉर द फर्दर अपडेट्स और अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। और अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।